हाय, मैं हूं मेघना और सिनेमा अड्डा का नया एपिसोड शुरू हो चुका है। आज हम जिस फिल्म पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है टीटू अंबानी। ये फिल्म का नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है और इसकी इंटरेस्टिंग स्टार कास्ट आज हमारे साथ है। डायरेक्टर हैं हमारे साथ, उनसे आज हम बात करेंगे। डायरेक्टर रोहित राज, वेलकम। थैंक यू। दीपिका सिंह है हमारे साथ, तुषार है हमारे साथ। तुषार को आपने देखा होगा छिछोरे, आश्रम जैसी वेब सीरीज में, पिंक फिल्म में, और दीपिका लंबे समय से काम करती आ रही हैं, बढ़िया काम करती आ रही हैं। टीवी सीरियल था उनका दिया और बाती हम, और दिया और बाती हम के ही डायरेक्टर हैं रोहित राज, आज हमारे बीच हैं। तो फॉर्मल वाला हेलो और वेलकम हमारे शो पे। हेलो, थैंक यू। कैमरे के पीछे हेलो हो चुका है बाय द वे, है ना। अब हम फॉर्मल वाला हाई कर रहे हैं। तो नाम से शुरुआत करते हैं, टीटू अंबानी। बहुत इंटरेस्टिंग नाम है और मतलब कैची नाम है, कैच करता है सुनने में कि यार कुछ भी हो सकता था। टीटू अंबानी क्या है, क्या है टीटू अंबानी? तो आपसे ही, तीनों से ही पूछना है, टीटू अंबानी क्यों? डायरेक्टर साहब पहले आप बताइए, टीटू अंबानी क्यों और कौन है टीटू अंबानी? अब बेसिकली मतलब एक लड़का जो सपोज टू बी फोर्थ डोर का लड़का है, और मतलब ये आपके अड़ोस पड़ोस आजू बाजू कहीं पे भी मिल जाता है। तो टीटू, मोंटू, चिंटू, तो वही कैरेक्टर था टीटू। और अंबानी जोड़ने का रीजन ये था कि वो अंबानी इज ए इंस्पिरेशन। तो अब पूरा कैरेक्टराइजेशन ऐसा है कि फिल्म में मतलब जैसे टीटू का जो कैरेक्टर है या टीटू की जो जर्नी है वो है कि टीटू जो है ना वो हर किसी चीज़ को बहुत जल्दी से पाना चाहता है, और हमने ये दिखाया है कि वो पाना जो है वो गलत है। किसी भी चीज़ को 0 1 2 3 4 करके ही आप पा सकते हैं। मतलब उसकी एक उसका मेथड है। मतलब आप सीधा नहीं जंप कर सकते। मेरा जहाँ पे दियाबाती का शूट होता था तो वहाँ पे एक मील जो है वो जब धीरू भाई अंबानी मतलब जब वो स्ट्रगल करते थे तो वो वहाँ पे साइकिल पे आते थे। तो वो स्टोरी मुझे पता चली थी कि वो मतलब खुद से साइकिल पे आते थे। तो मेरे लिए शौक था कि यार मतलब ये आदमी जो आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका वो जीरो से स्ट्रगल करना शुरू था। तो तब ऐसे आया कि यार टीटू क्या है, अंबानी लगा दे तो क्या है। फिर ये नाम ऐसा हो गया कि हमने जिसको भी बोला उसने कहा वाह। मतलब हमारे पास और 8-10 नामों की लिस्ट थी। मैं हर हफ्ते अपने दोस्तों को सबको भेजता था, इनमें नाम बताओ, बट टीटू अंबानी को हमेशा 70-80% रेटिंग मिलती थी। तो फिर हमने फिक्स कर दिया कि भैया टीटू अंबानी। ओके, आपके लिए टीटू अंबानी क्या है? आई थिंक जो इन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं एक छोटे शहर में एक आम लड़का है और एस्पिरेशन उसकी उतना बड़ा बनने की है। फॉर मी इज नॉट द इंस्पिरेशन, इज द एस्पिरेशन टू समबडी की मुझे उतना हैसियत, उतना पोजीशन, उतना नाम। हर बंदे को लगता है कि मैं वो मुकाम पालूं जो हमारे कोई दोस्त है या कोई इंसान हमारे साथ बड़ा हुआ था लेकिन अब वहां तक पहुंच चुका है। मुझे लगता है नहीं यार वो मिल जाए ना तो मेरी सक्सेसफुल और खुशी लाइफ आ जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो जो इन्फ्लुएंस वाला समय आ चुका है आज के टाइम पे, जब हम किसी और को देख के ज्यादा होते हैं कि यार वो मैं हो जाता ना, अगर उसकी लाइफ मेरी होती तो बेटर थी। आई थिंक समहाउ इट टॉक्स अबाउट दैट वी आर ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर समथिंग दैट वी गेट एंड नॉट लुकिंग एट आवर ओन लाइफ्स। और वो हमेशा बस सक्सेस मिल जाए, एंड उस तक पहुंचने का जो रास्ता है और समय है वो कोई नहीं देना चाहता। बिकॉज आज की जिंदगी बहुत फास्ट हो गई है। आज की जिंदगी सोशल मीडिया की हो गई है कि मुझे डालना है कि अपना सक्सेस दिखा दूं बस। तो आई थिंक इट समहाउ टॉक्स अबाउट दैट। इट टॉक्स अबाउट कि यार अगर आप लंबे समय तक सस्टेन करना चाहते हैं एक अच्छी जिंदगी, उसके लिए उतना संघर्ष करना जरूरी है। और कहीं ना कहीं इट्स जर्नी ऑफ अ बॉय टू अ मैन। It's a journey of how your awareness about yourself, about people you live with, about your relationship, about responsibility, वो एक कैसे जहन में आती है और ये सारे फैक्टर्स कैसे एक इंसान को एक आदमी बनाते हैं और सोसाइटी में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। सो ये बेसिक प्लॉट है फिल्म का जो आपने अभी डिस्कस किया। अच्छा, मैं पढ़ रही थी कहीं, आप लोगों ने किसी इंटरव्यू में बताया था कि ये फिल्म कोविड वेव 1 से वेव 2 के बीच में शूट हुई है। yes, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा होगा वो शूट करने के लिए। कितना मुश्किल रहा वो? एक्चुअली बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि मतलब हमारे लिए हमारे कितनी बार स्केड्यूल चेंज हुआ है। बिकॉज कोविड रिपोर्ट का एक प्रोसेस होता था, ठीक है। अगर हमने अभी ये डेट रख दी और पता चला कि रिपोर्ट्स नहीं आई तो अब उसको शिफ्ट करना पड़ता था अगले दिन। प्लस कितनी बार मतलब ये ध्यान नहीं रहता था कि रिहर्सल के बाद वो मास्क उतारना है सीधा टेक में। 2-3 बार ऐसा हुआ। तो ऑब्वियसली वो सब रिस्ट्रिक्शंस तो थी। फिर हम बहुत ज़्यादा क्राउडेड सीन में उतना खुल के एक्सप्लोर नहीं कर पाए कि जितना, क्योंकि एक कोविड का फियर था। और फिर
हम भी कोई चांस नहीं ले सकते थे कि कल को अगर बाई चांस किसी की तबीयत खराब हो गई तो शूट रुक जाएगा, तो वो सब प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन सबको हम चीरते फाड़ते हुए अपना शूट ले गए। फाइनली 25 दिन का शूटिंग शेड्यूल था आई गेस। 25 से 30 के बीच में, हाँ, 27 दिन के आसपास हमने शूट किया ओके, है। राजस्थान में शूट हुई? उदयपुर। ओके। दीपिका, आपने इनके साथ पहले भी काम किया है दिया और बाती हम में जी। और अब फिल्म में भी काम कर रही हैं, कैसी ट्यूनिंग रहती है आप लोगों की अब, ऑफ कैमरा भी ऑन कैमरा भी? बहुत अच्छी है जो है वो मैं बताऊंगी, तुषार कह रहे हैं पति है उनका, तो अगर आप लोगों को तो वैसे पता ही होगा, मैं आपको बता देती हूँ कि दीपिका और रोहित हस्बैंड वाइफ हैं, और अभी इनसे बात करेंगे, आगे हमारी चर्चा होगी उस विषय पे भी जो थोड़ा फनी वे में। फिलहाल आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, ऑब्वियसली इनको मुझसे ज़्यादा पता है, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और डायरेक्टर हैं और इनकी स्टोरी है, तो उससे ही एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट जुड़ जाती है, और जब रिस्पेक्ट आ जाती है ना बीच में तो बाकी सब चीज़ें हट जाती हैं। और साथ में ये है कि मैंने इतने साल काम कर लिया, तो मेरी खुद से अपने आप से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आज लोग मुझे जानते हैं और मेरी परफॉर्मेंस से एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, तो खुद पे भी मुझे काम करना होता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि उनको पूछ लेती हूँ कि जब हमें स्टोरी पहले मिल गई थी, स्क्रिप्ट पहले मिल गई थी, तो जो मेरे सवाल थे वो सेट पर जाने से पहले ही क्लियर ऑलमोस्ट हो चुके थे। और बाकी देखिए, टचवुड मुझे बहुत बेहतरीन एक्टर्स के साथ काम करने को मिला मौका। तुषार थे, रघुवीर सर थे, वीरेंद्र सक्सेना जी और समता जी के साथ मेरे बहुत सीन थे, और तो उन एक्टिंग मुझे लगता है एक्शन रिएक्शन अगर कुछ नहीं होता है ठीक तो बोल ही देते थे कि अच्छा नहीं एक और ले लेते हैं, और बट मोस्टली जो है काम बहुत स्मूथ हुआ और बहुत अच्छा हुआ, मुझे मज़ा आया काम करके। स्पेशली कैरेक्टर बहुत अच्छा है ये, तो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। ओके। आपकी एक शिकायत थी डायरेक्टर साहब से, एक इंटरव्यू में आपने कहा था वो आपको रीटेक नहीं देते, ऐसा है? जी। क्यों? हाँ, क्योंकि इनका यही कहना था कि घर से मेहनत करके आओ, रिहर्सल्स करो, घर पर ही प्रैक्टिस करके आओ, मतलब वैनिटी से ही, क्योंकि बहुत जैसे कि कोविड टाइम्स में, पैंडेमिक के टाइम पे शूट हो रहा था, तो वी कांट अफोर्ड टू कि डीले करे शूट। अगर उनको लगता था कि मिल गया है तो फिर वो आपके लिए नहीं लेंगे टेक, तो उनको पता था कि उनका कैरेक्टर क्या कह रहा है और क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, उनको अपने हिसाब से मिल जाता था तो ओके है। बट मैं बहुत वक्त बाद काम कर रही थी, तो मेरी इच्छाएं थी कि एक और शायद और बेटर हो सकता है, मगर शायद इनको डर था कि नेचुरल नहीं होगा फिर वो, इस वजह से, स्पेशली बजट कंस्ट्रेंट आई थिंक, या मुझ पे ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। रोहित जी को भी आपसे एक शिकायत थी कि आपने फिल्म 3 बार रिजेक्ट की थी, उन्होंने बहुत बार आपसे कहा, उसके बाद आप इनसे कहा करती थी कि पहले प्रोड्यूसर लेके आओ फिर फिल्म देखूंगी, ऐसा एक इंटरव्यू में इन्होंने ही कहा है, क्या ये सही है? देखिए, बहुत ही मुश्किल फैसला था ये फिल्म करना मेरे लिए, क्योंकि जो मैं काम कर रही थी अब तक वहाँ मुझे अच्छा काम मिल ही रहा था, मतलब काम तो मिल ही रहा था, ये नहीं वर्सेटैलिटी नहीं थी जिससे मैं ऊब गई थी ऑनेस्टली, मगर ये है कि फाइनेंशियली कहीं ना कहीं मुझे ये डर नहीं था यहाँ पे मुझे अपने आप को फिर से शुरुआत करनी है, मगर फिल्म का डिसीजन ऐसा था कि फिर से एक नई शुरुआत है एक तरह से, तो वो हर इंसान हर एक माइंड के लिए जब भी डिफिकल्टी आती है तो वो दूर भागता है, तो एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये था। दूसरा, हम दोनों ही टेलीविजन से थे, तो मैं ये सोच रही थी कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, अगर हम दोनों ही एक प्रोजेक्ट में लग जाएंगे तो जब तक वो प्रोजेक्ट रिलीज़ नहीं होगा तब तक 2-3 साल कितना टाइम लगेगा किसी को नहीं पता, तो कैसे हम दोनों का, बिकॉज वी आर बोथ लाइक एल्डर, मैं अपनी फैमिली में बड़ी हूँ, ये अपनी फैमिली में बड़े हैं और हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस डर की वजह से मैं चाह रही थी कि कोई और मिल जाए, और मैं इनफैक्ट इनको रिकमेंड करती थी नेम्स कि ये भी जा सकती है, तो ये और ज़्यादा चिढ़ जाते थे कि तुम मुझ पर शक कर रही हो लिटरली, कि मतलब तुम मुझे मत बताओ कि मेरा काम है, तो मुझे लगा कि शायद सीरियसली दिस स्क्रिप्ट वांट्स मी, बट जब प्रोड्यूसर मिले और उनका भी था डिसीजन कि, और एक और तीसरी चीज़ ये थी कि मैंने आज तक लाइफ में सब अचीव करके पाया है, तो जब ये इजीली चीज़ मिल रही थी विदाउट ऑडिशन, तो मेरे कहीं ना कहीं ईगो को ठेस लग रही थी, एक स्वाभिमान को ठेस लग रही थी कि ऐसे कहीं पता नहीं कि मतलब कहीं रोहित मुझ पे एहसान तो नहीं कर रहे ये स्क्रिप्ट देकर, कि आप पत्नी हैं। जब उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बताया और कम्युनिकेट किया, तब मुझे लगा नहीं यार, ये इस रोल के लिए आई थिंक आई एम अ गुड कास्ट, दैट्स व्हाई। और फिर जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो फिर मैंने बोला अरे मैं तो बहुत मिस आउट कर जाती।
तो क्या आपका मौसमी का किरदार के बारे में कुछ बताइए, आप कैसे रिलेट करते हैं उससे? बहुत जिम्मेदार लड़की है और मैं भी बहुत जिम्मेदारी से अपनी लाइफ में चलती हूँ आगे, और मैं भी अपनी फैमिली की बड़ी लड़की हूँ। ऑल्दो मेरी 2 सिस्टर और एक भाई और है, बट यहाँ मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी वहाँ की ड्यूटीज़ निभाती हूँ। तो हाँ, हम सब लड़कियां करती हैं यार, बिकॉज हम सब करती हैं। इज जस्ट दैट कि शायद ज़माने में ये बात इतनी आई नहीं है, शायद इस फिल्म के जरिए वो कम्युनिकेट हो पाएगी, बिल्कुल, और वो सामने आ पाएगी कि हम लड़कियां भी अपने फैमिली की मदद करती है, सिर्फ लड़का ही नहीं करता है। भले शादी से पहले नहीं, शादी के बाद भी करते हैं। और जो नहीं कर पा रही हैं, हिचक रही हैं, शायद उनको वो भी ओपन अप हो जाएंगी, इस बात को और कम्युनिकेट कर पाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि लड़की के माँ बाप ही शादी के बाद उससे मदद नहीं लेना चाहते, वो खुद बहुत संकोची हो जाते हैं कि अरे अब तो लड़की की शादी होगी, लड़की पराई होगी, इससे कैसे कुछ कहें या कैसे पैसे मांगे या जो भी जरूरत है। करेक्ट। तुषार, आपकी फिल्मी जर्नी के बारे में बताइए, आपने कैसे शुरुआत की, पहला रोल कहाँ मिला? मैंने स्कूल में जब मैं था तो मैं बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट करता था, और मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक्टर बनूंगा, बट मैं वही करता था, मुझे मज़ा आता था। मैं स्कूल में छुट्टी नहीं लेता था, बिकॉज क्लास मिस करने के लिए बहुत ऑप्शन थे मेरे पास। मैं फुटबॉल खेल रहा, क्रिकेट टीम में चले जाओ, सिंगिंग, कुछ भी कर लेता था। तो कहीं ना कहीं वो हमेशा जो एक अलग कुछ करने का ना कंटिन्यूसली बॉडी में रहा। और 11th-12th के बाद इंजीनियरिंग पढ़ा था, नॉन मेडिकल, बट इंजीनियरिंग एग्जाम देने का मन किया। लकीली पेरेंट्स ने सपोर्ट किया तो नहीं दिए एग्जाम्स, और जो DCIIT एग्जाम नहीं दिए कुछ भी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी किरोड़ीमल कॉलेज में मैंने पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन वहाँ पे मैंने थिएटर किया। थिएटर ग्रुप है मतलब KMC का, प्लेयर्स। वो करते करते NSD में सिलेक्शन हो गया किसी तरह, और नेशनल स्कूल ड्रामा में पढ़ते पढ़ते एक एक्टिंग पे इंटरेस्ट जागा, और कि अच्छा ये है दुनिया, और मज़ा आने लग गया। और NSD ख़त्म करते करते समझ में आ गया था अच्छा एक्टर बनना है, और उसके लिए पढ़ाई कर रहा था। और वो करके बाद मैं लंदन गया, बिकॉज मुझे लगता और पढ़ने की ज़रूरत है एक्टिंग, और वहाँ जाके मैंने और स्पेशलाइजेशन करी एक्टिंग पे। और फिर जब मुझे लगा अच्छा अब मैंने इतना कर लिया है काम, इज़ व्हेन आई एक्चुअली प्रोफेशनली स्टार्टेड एक्टिंग। कुछ साल लंदन में काम किया, फिर इंडिया में आके, और अब कर रहा हूँ आपके सामने। ओके, तुषार की एक फिल्म है, सोनी लिव पे आई है, होम कमिंग, शायद 1.5 घंटे की फिल्म है, बढ़िया फिल्म है, उसे देख डालिएगा जब भी समय मिले। क्या बात है। रोहित, आपने कैसे शुरुआत की, मतलब आप डायरेक्शन फील्ड में कैसे आए? मतलब मैं स्कूल में सबसे पहले मतलब 11th क्लास में पहला प्ले किया था, तो तब इंटरेस्ट जागा एक्टिंग के अंदर। फिर मैंने दिल्ली में थिएटर शुरू किया, एक्ट वन आर्ट ग्रुप है। फिर मैं साहित्य कला परिषद रेपेट्री दिल्ली में, वहाँ था। उसके बाद फिर मेरा थिएटर का डायरेक्शन का जर्नी शुरू हुआ। मतलब एक स्टीफेंस कॉलेज में मैंने एक बार प्ले डायरेक्ट किया था, तो उसके बाद मेरा डायरेक्शन शुरू हुआ। 3-4 साल थिएटर में डायरेक्शन किया, फिर मुंबई चला गया। करनी तो फिल्म्स थी, लेकिन क्योंकि पैसा स्टार्टिंग में नहीं मिलता है फिल्म, तो मैं टीवी शुरू कर दिया, और टीवी किया तो फिर टीवी में मैं डायरेक्टर बन गया, फिर पैसा आना शुरू हो गया, तो फिर वो ब्रेक लग ही नहीं पाया। तो बट ये था कि अभी 7-8 साल से सोच रहा था कि फिल्म बनानी है। स्क्रिप्ट्स भी काफ़ी, 2 स्क्रिप्ट पहले भी लिखी, लेकिन उस जैसे कॉन्सेप्ट्स आ चुके थे मार्केट में। तो अभी लास्ट मैंने फिर ये मिली, और प्रोड्यूसर भी मिले, और सब चीज़ें, मतलब है ना, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात से मिलाने में लग जाती है। बिल्कुल सही। दीपिका, आपने करियर की शुरुआत कैसे की, कहाँ से शुरू किया? मेरे तो आपने काफ़ी लंबे टाइम से काम किया है, कहाँ से? मैंने तो लाइक मेरे पापा की फैक्ट्री थी जो है एम्ब्रॉयडरी की, तो मेरा स्कूल एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री के पास था, तो मैं स्कूल के बाद वहीं जाती थी, तो वहाँ देखते देखते काम सीख गई। उसके बाद 16 इयर्स की थी, 11th स्टैंडर्ड में, तो काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए थे घर में। तब मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि मेरे कुछ आर्टिकल्स NI न्यूज़पेपर इन इंग्लिश स्कूल में आता था, उसमें आने लग गए थे। तो आई गॉट वेरी फेमस इन माई एरिया इन पहाड़गंज। तो सब ने बोला पढ़ने में अच्छी है लड़की, तो हमारे बच्चों को पढ़ा दो। और लकीली वो बच्चे जो हैं लाइक 30% से 60% पे स्कोर करने लगे। तो 11th-12th ऐसे हुआ। फिर मम्मी चाहती थी कि डाइट करूं और जल्दी से नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लग जाऊं, पर पापा चाहते थे कि मैं CA बनूं, IAS बनूं, मतलब सिविल सर्विस के एग्जाम्स भी देती रहूं। तो मेरे घर में लड़कियां या तो टीचर होती हैं, या फिर लाइक IAS की पढ़ाई करती हैं, और फिर शादी हो जाती है। तो मैं वो देख रही थी, और मुझे समझ में आ गया कि मैं शायद पढ़ते पढ़ते ही मेरी शादी हो जाएगी। तो मैंने 1 साल बाद कॉलेज को कॉरेस्पॉन्डेंस में शिफ्ट किया, और बैंक में जॉब की, फिर प्रमोशंस किए, इवेंट्स किए। ऐसे करते करते ऐड के ऑडिशन पे चले गई। तो यहाँ पे राजेंद्र नगर में मेरा ऑडिशन हुआ था, और पहले ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हो गई थी।
फिर काफ़ी एड्स किए दिल्ली में, पर दिल्ली से बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था। फिर आई MBA कर रही थी कॉरेस्पॉन्डेंस से, पार्ट टाइम सैटरडे संडे क्लासेस होती थी, और फिर मेरे लाइक इंटरव्यूज शुरू हुए और रिलायंस में मेरी जॉब लग गई। 4th सेमेस्टर फिनिश ही किया था, उससे पहले ही सैटरडे संडे क्लासेस होती थी तो मैं कर लेती थी जॉब के साथ। तब मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, 9 to 5 जॉब मैं नहीं झेल पा रही थी लिटरली, जिस तरह का एनवायरनमेंट था। तो मुझे लगा कि ये मुझे घुटन हो रही थी ऑनेस्टली। फिर मैंने 3rd सेमेस्टर में ही मैंने वर्कशॉप्स लेना शुरू कर दिया था, और फिर सक्षम थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। तो उनके साथ जब मैंने प्ले किया तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा। स्टार्टिंग के 3-4 डेज तो बड़े बोरिंग थे, रीडिंग थी, मगर काफ़ी सारी नई चीज़ें मैं सीख रही थी। तो करते 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 ऑडिशन होते हुए फिर मैंने दिया बाती का भी शॉर्ट लिस्ट हो गई थी, दिल्ली में ऑडिशन दिया और फिर मुंबई आ गई। ओके, आपने दिया बाती में काफ़ी लंबे टाइम काम किया। टीवी के सेट्स पे कैसे काम होता है, ये मैं बहुत जानना चाहती हूँ कि मतलब कैसे शिफ्ट लगती है, कब ऑफ मिलता है, क्योंकि जितने अभी तक हम लोगों ने जाना है वो बहुत लंबा होता है टाइम पीरियड, वो काम चलते रहते हैं। वो आप बताइए, आप शेयर कीजिए क्या है। ओहो, बहुत डिफिकल्ट होता है। जब मैं स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 मंथ से मैंने काम किया, तो एक्चुअली जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी तब मुझे पता लगा कि मैं 30 डेज यहाँ काम करने वाली हूँ। मैंने सोचा था कि मैं 15 डेज पापा का बिजनेस संभालूंगी और 15 डेज यहाँ शूटिंग करूंगी मुंबई में। तब मेरा प्रॉब्लम शुरू होने लगा, और फिर मैं मम्मी पापा से कभी इतना दूर रही ही नहीं थी। तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग के 2 महीने तो जो टीवी पे रोना धोना जो लड़की का चल रहा था वो असली ज़िंदगी में भी चल रहा होता है। तो वो एक्टिंग करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, नेचुरली आंसू बह रहे होते हैं कि आप ऑलरेडी मिस कर रहे होते हैं फैमिली को। और डांटें इतनी खाई हैं मैंने, लाइक 50-50 लोगों में मैंने डांटें खाई हैं। और मैं इतनी नर्वस हो जाती थी कि रीटेक्स की जब झड़ी लगती थी तो उसकी मुझे सिर्फ ये पता लगता 4, 5, 6, वो मुझे और डरा रहा होता था। और लिटरली मैंने ये भी देखा है कि एक्टर्स ने मेरे साथ परफॉर्म करना छोड़ दिया था। मतलब वो कहते थे कि इसके अलग से क्लोज ले लो, बहुत रीटेक कर रही है। बट फिल्म की टीवी की दुनिया में शूटिंग कैसे होती है वो पूछ रही हैं। तो या पानी दो, पानी दे दीजिए प्लीज। भैया ठीक है, कोई बात नहीं तो कोई बात नहीं, पुराने दिनों को याद करो तो ऐसे हो जाता है। हाँ, सो बट या दैट मेड मी स्ट्रॉन्ग, और मुझे रियलाइज़ कराया कि ये चीज़ मुझे बड़ी आसानी से मिल गई है, मगर एक्टिंग सीखना ज़रूरी है। सो काफ़ी मैंने काम किया और दिल से किया, और अब चल रहा है। मैं काफ़ी दिन से सोई नहीं हूँ, इसलिए आई एम स्ट्रेस्ड। कोई बात पानी नहीं, पी लो। पानी दे दीजिए। थैंक यू। तो जब रीटेक की बात हो रही थी, दीपिका रीटेक की बात कर रहे थे, तो एक रिएक्शन हाँ, उससे एक बेस्ट चीज़ ये हुई कि मेरा रीटेक से डर निकल गया, क्योंकि मैं इतनी बदनाम हो चुकी थी कि मैं फिर मैं पहलना शुरू हो फिर गई। ये बोलती है कि मतलब मैं रीटेक कर लो। अब बताओ, पहले ये शिकायत थी कि रीटेक नहीं होते थे, अब ये शिकायत रीटेक नहीं होते हैं, बताओ। तो लिटरली नहीं, उस टाइम पे ही मतलब मैं बेशरम हो चुकी थी। लिटरली मैंने बहुत बुरा चीज़ें देख ली थी कि मैं बेशरम हो चुकी थी। और जब मैं बेशरम हुई और लिटरली जब मैंने परफॉर्म किया, जब मैंने सोचना छोड़ दिया कि व्हाट अदर आर थिंकिंग अबाउट मी, आई थिंक देन आई स्टार्टेड बिकम एन एक्टर। लाइक मैंने अपना आर्ट को ग्रो करना सीखा, उसको उसके साथ में मतलब एंजॉय करना सीखा। जब वो सब चीज़ें मेरे दिमाग से निकल गई कि भैया क्या बात, छोड़ के चले जाएंगे, मेरे को बैड एक्टर बोल रहे हैं, सब ठीक है, मैंने आई एक्सेप्टेड, बट मैं ऐसा कुछ करूं कि लाइफ में कोई अगर 2 महीने बाद मुझे शो से निकाल भी दें तो लिटरली मुझे काम की कमी ना, लोगों को याद तो रहे कि हाँ एक लड़की आई थी, परफॉर्म करके गई थी। नाइस। हमने आप तीनों का इंस्टाग्राम खंगाला है, कुछ चीजें मिली है हमें। अच्छा, बताइए। आपका बांसुरी कनेक्शन मिला है, हम जानना चाहते हैं आपको ये शौक कब से चढ़ा? नहीं, मेरे को और आप ज़्यादा सीख शौक रहे नहीं हैं? है, बट हाँ मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ। आई एम नॉट अ वेरी गुड बांसुरी प्लेयर, बट नहीं, आपने बजाया और अच्छा लगा, मतलब वो कोशिश अच्छी थी। एक्चुअली वो किसी काम के लिए है, वो भी आएगा फ्यूचर में। ओके, एंड ही इज अ गुड सिंगर आल्सो। हाँ, यस, नाइस। नहीं, बट वो अभी ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा बिकॉज ऐसे कुछ काम आ रहा है जिसके लिए मैं ऐसे ही बजा रहा था। और एक्चुअली हुआ क्या, वो कुछ शूट चल रहा था तो उसमें मुझे बजाना था, तो मैंने इसे बजा रहा था घर में बैठ के, और मुझे लगा चलो कुछ बज पाया तो मैंने इंस्टा में डाल दिया, बट मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ इंस्टा में। दिस इज नाइस। और आप डांस सीख रही हैं, ओडिसी जी, डांस जी, सीख जी। रही हैं या? देखिए, लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। और गुरु के सामने अगर आप परफॉर्म करते हैं तो और ज़्यादा आपको अपनी कमियां पता लगती है। तो हाँ, 6-7 ईयर्स से मैं आई एम कंटिन्यूइंग लर्निंग इट। और आपको रील्स बनाने का शौक है? आई गेस बहुत शौक है इनको ना। टिकटॉक पहले बनाने का शौक था, अब फिर रील बनाते हैं, मैंने भी अभी देखा। क्योंकि बहुत सारे मजेदार पोस्ट पड़े हैं। रील बनाने का कोई शौक नहीं है इनको। नहीं, घरों के मैंने मेरे ऊपर
जुबान निकालने का जरूर शौक नहीं है। मैंने बहुत देखी है, इन्होंने अपने घर के अंदर बहुत रील्स बनाई हाँ हैं। वही तो, जिसमें बीवी ने ऐसा कर दिया, बीवी correct। हाँ, ऐसी मुझे की, उसमें वैसी। उसमें थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है कि चलो यहाँ मैं, चलो यहाँ तो मैंने अपना यहाँ मेरी चल रही है। एक जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो ये था कि आप डांस कर रही हैं किचन में और ये लोग बाहर खड़े हैं खाना लेके, अब तो खाना दे दो। नाइस। एक सीन की, फिल्म पे आते हैं, एक सीन की मैं जो बात करी थी अभी कैमरे के पीछे भी, कि एक सीन में मौसमी कैरेक्टर है फिल्म का, वो शादी के बाद अपने मायके जाती हैं तो उनको उनकी मदर थाली में खाना परोसती हैं और वो 3 तरह की सब्जी होती है, पूरी बढ़िया खाना परोसती। जी। आपको क्या लगता है इस मेंटालिटी के पीछे माँ बाप का क्या चलता है दिमाग में कि शादी के बाद लड़की पराई हो जाती टाइप से? आई थिंक सबसे ज्यादा डर तो यही होता है कि यहीं आके ना बैठ जाए। इतनी मुश्किल से मेहनत से इसको विदा किया, धक्का लगाया है, वापस ना आ जाए। अरे यार। नहीं मतलब मुझे ये लगता है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उसकी लड़की का घर जो है अच्छे से बसा रहे और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहे, और वो ये जानते हैं क्योंकि बड़े हैं कि शादी में कई सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है दोनों लोगों को, और दोनों लोगों की साझेदारी से ही और विश्वास भी करना रहता है। तो शायद वो अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं कि यू नो जस्ट स्टे देयर और हैव पेशेंस, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ओके। आपने टीवी पे काम किया बहुत सारा, फिर फिल्म कर रही हैं, क्या ज़्यादा इजी है? मतलब फिल्मों में काम करना ज़्यादा इजी है या टेलीविज़न पे काम करना ज़्यादा इजी है? मुझे लगता है अगर अपने आप को स्टैंड आउट करना है क्राउड में से और अपना नाम बनाना है तो किसी भी चीज़ को ईजी नहीं लेना चाहिए और किसी भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो जब भी मैं सेट पर होती हूँ मुझे यही लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, और पहले दिन, आज भी पहले दिन पे ही खड़ी हूँ, बिकॉज यू नो हर एक फ्रेम, हर एक सीन आपके लोग देख रहे हैं, यू नो, और वो लोगों के दिमाग में एक आपका परसेप्शन छोड़ देता है। तो मेरा ये रहता है कि मतलब कुछ भी टेकन फॉर ग्रांटेड लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो या कोई भी चीज़ हो, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए। हर चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए और खुद के साथ में मज़े लेने चाहिए। नाइस। तो हम सीरियस होते हुए नॉन सीरियस थोड़ी बातें करेंगे। आपने दिल्ली का खाना कितना मिस किया जब आप बॉम्बे शिफ्ट हुई? बहुत ज़्यादा। स्पेशली मुझे कड़ी पत्ता जो है बॉम्बे में हर जगह से मुझे सुगंध आती थी और मैं सोचती थी नई स्मेल किस चीज़ की है। मतलब अब तो फ्रेगनेंस लगती है मुझे कड़ी पत्ता की, उस टाइम पे मुझे कड़ी पत्ता मतलब ऐसा लगता था मैं घर से बहुत दूर हो गई हूँ। मोमोज मिस किए अगर आप लोग खाते हो तो? हाँ मैंने मोमोज बहुत मिस किए और छोले भटूरे बहुत मिस किए नाइस। और गोलगप्पे, सबसे ज़्यादा गोलगप्पे। गोलगप्पे तो कहीं नहीं मिलते। हाँ। नाइस। तुषार, आपको टीटू का रोल कैसे मिला? कब कैसे पहुंचे रोहित आप तक? जो कास्टिंग डायरेक्टर है इस फिल्म की, अनामिका, उनका एकदम मुझे मैसेज आया और उन्होंने मुझे एक डॉकेट भेजा जिसमें कि फिल्म के बारे में 10 लाइनों में लिखा था, 10 लाइना, एंड देन रोहित के बारे में था। और मैंने वो पढ़ा। जब मैंने कहानी, मेरे लिए सबसे मुद्दा इंपॉर्टेंट होता है कहानी, जो मैंने वो पढ़ा 10 लाइन तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा बिल्कुल इस पर बात करते हैं। अगले दिन रोहित और मैं मिले और रोहित ने मुझसे पूछा कि तो कैसे बताऊँ कहानी तो मैंने कहा आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मुझे बताइए, बट मुझे कहानी पढ़नी है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं तो बता देता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक 45 मिनट्स में लेके पूरा आउटलाइन एक कहानी का, कैरेक्टर का पूरा एक सुनाया। और फिर मैंने कहा सुन के तो बहुत एक्साइटिंग लग रही है, जब पढ़ूंगा तब असल में समझ में आएगा, बिकॉज पढ़ के ही आपको एक कहानी का फ्लो स्क्रीन पे समझ में आता है, और बोल के कहानी कुछ भी हो सकती है बट लिखा जो। तो मैंने पढ़ा, बिल्कुल वैसी थी जैसे मुझे बता रहे थे, और काफ़ी टाइट थी, इंटरेस्टिंग थी। और एज एन एक्टर आई थिंक इट इज़ अ जर्नी दैट एनी एक्टर वुड वांट टू प्ले। तो मेरे लिए बस उतना ही इंपॉर्टेंट था। और फिर मैंने कहा मैं अभी जवाब नहीं दूंगा, सो के उठूंगा, तब आपको समझ में आता है कि हैज़ द स्टोरी स्टेड विद यू। अगले दिन मैं उठा, मुझे लगा कि नहीं यार अभी भी है वो जहन में। And then we spoke, and over a few days we finally locked it, and then I signed it. Okay. आपने छिछोरे में भी काम किया है? जी। मम्मी का किरदार निभाया और जी। बहुत अच्छा रोल, मतलब Thank वो you. यादगार रोल है अभी भी। Thank मैंने you. छिछोरे 3 बार देखी अपने भाई के साथ थिएटर में। वाह। तो वो रोल मिलने की भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं कहीं पढ़ जी। रही थी, आप सिक्किम में थे शायद उस टाइम। जी। क्या था बताइए जरा। एक्चुअली मेरी, जैसे अब मैंने बताया, मेरी काफ़ी ट्रेनिंग एक्टिंग में रही है, तो मेरे को जब समय मिलता है एंड आई कीप गेटिंग इन्विटेशन, सो आई समटाइम गो एंड टीच। तो मैं NSG में कभी कभी पढ़ाता हूँ अगर समय होता है बहुत कम। तो उस टाइम पे जो NSG सिक्किम है, दे हैव बीन कॉलिंग मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और मेरे पास 10-12 दिन थे। तो मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ। तो मैं सिक्किम में उस टाइम पे गैंगटॉक में क्लासेस ले रहा था, और उसके बीच में मुझे कॉल आया मुकेश छाबड़ा और उनकी टीम से, और वैभव एक्चुअली उनके जो एसोसिएट थे उस टाइम पे, अब कास्टिंग डायरेक्टर हैं।
तो दे कॉल्ड मी एंड सेड यार तुमने याद है 5-6 महीने पहले एक ऑडिशन दिया था? तो मैंने कहा हाँ दिया था। तो नितिश सर फाइनली हैज़ लॉक्ड यू एंड सो मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट दे दीजिए पढ़ने के लिए। सो दे सेंड मी द स्क्रिप्ट सरप्राइजिंगली। मैंने कहानी पढ़ी और मैंने कहा यार बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरी डिस्कशन हो गया, साइन मैं करता हूँ। पर उन्होंने कहा एक प्रॉब्लम ये है कि आप, क्योंकि आपने अगर फिल्म देखी तो हमें 2 एज ग्रुप प्ले कर रहे हैं, राइट? सो वे प्लेइंग 45-50। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार पोस्टर शूट होने वाला है फिल्म का, क्योंकि वो फिल्म शूट से पहले पोस्टर शूट होना था, तो आपका ना परसों लुक लॉक करना है और प्रोस्थेटिक है, इट टेक्स 3 आवर्स टू डू द मेकअप। तो मैंने कहा मैं तो सीख क्यों यार अभी। उसने कहा भाई सब ठीक है, अगर तुम कर रहे हो साइन तो परसों तो आना पड़ेगा। तो मुझे याद है वो फाइनली मैं क्लास ले रहा था तो मैंने ख़त्म किया। मैं वहाँ से गैंगटॉक में एयरपोर्ट था नहीं, वहाँ से मैं जो भी नियरेस्ट एयरपोर्ट था 4-5 घंटे दूर वहाँ गया, फ्लाइट ली बॉम्बे, सीधे स्टूडियो गया, प्रोस्थेटिक कराया, अगली फ्लाइट से वापस सिक्किम आया। और वो बेसिकली 2 दिन में पूरा पिक्चर भी हो गई, पोस्टर भी शूट हो गया और सब कुछ हो गया। उसके फिर 1 महीने बाद हमने शूटिंग स्टार्ट करी थी। वो कैरेक्टर आपका बहुत डिफरेंट है, मतलब कॉलेज टाइम में आप बिल्कुल वो वैसे सीधे साधे से लड़के होते हैं ना, ममास बॉयज टाइप, लेकिन सेकेंड हाफ में आप अचानक से बदल जाते हैं, ग्रो अप कर जाते हैं। वो कैरेक्टर में घुसने में कितना टाइम लगा, वो अलग अलग कैरेक्टर? आई थिंक लकीली 1.5-2 महीना मुझे मिला था शूटिंग स्टार्ट से करने से पहले, और हमने पहले यंग वाला शूट किया था पूरी फिल्म, तो मैंने अराउंड 3-4 महीने लगा के पूरा यंग सा सेक्शन शूट किए थे, और उसके बाद 1.5 महीने का ब्रेक था सबके पास टू गेट इनटू द सेकेंड हाफ, ओल्डर एज। सो लकीली वो समय था जहाँ पे आप प्रेप कर सकते थे। वो पूरी तरह से 1.5 महीने हो नहीं पाया था, कुछ चीज़ें रह गई थी, बट करते करते क्या होता है, आप इतना समय आपके पास होता था, आप एक टाइम पे एक ही चीज़ सोचते हैं। जब यंग वाला पार्ट था तो बॉडी भी उससे आपसे बनाई थी, और वो पूरा शूट करने का आपको पता था 3 हफ्ते 5 हफ्ते हैं मेरे पास, और प्रोस्थेटिक बहुत हेल्प करता है एक्सटर्नल। तो लकीली नितिश सर की प्लानिंग इतनी कमाल है, एंड ही इज लाइक सच, लाइक उनको एक एक चीज़ उनके पेपर में होती है इवन बिफोर ही गोज। एक डायलॉग वाले आदमी का भी वो टेस्ट लेते हैं और वो रिकॉर्ड होता है, उनके पीपीटी में जाता है, उसकी क्या कॉस्ट्यूम होगी वो लॉक्ड रहती है 3 मंथ्स बिफोर। इवन ब्लॉकिंग लॉक्ड रहती है कि ये 5 लोग खड़े हैं तो कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होता सेट पे आकर तुम्हें खड़ा होना है, तुम्हें खड़ा होना है। आपके पास पूरा लॉग होता है, आप सेट पे पहुंचते हैं आपको पता था हम 4 ऐसे बैठे हैं। वो फोटो 3 महीने पहले उन्होंने एडीज को बिठा के खिंचवा ली थी एग्जैक्ट लोकेशन पे। तो क्या होता है जनरली ना, ही इज सो प्लान्ड दैट यू हैव वेरी कंफर्ट, अ बिग कंफर्ट व्हेन यू आर ऑन सेट। आपने लंबे टाइम से टीवी में काम किया जी, तो बहुत लंबा आपका टाइम पीरियड था दिया और बाती हम जी। ऐसा कहते हैं कि जब आप किसी कैरेक्टर को करते हैं तो उसकी छाप दिमाग में छूट जाती है जी। तो उस किरदार का क्या रहा आपके ऊपर इफेक्ट रहा, वो या वो किरदार जो आपका था दिया और बाती हम, वो कितना छाप छोड़ गया आपके दिमाग पे? मेरे दिमाग पे नहीं, पर ऑडियंस के पे छोड़कर गया है, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। टचवुड लोग मुझे याद करते हैं, उसी आज भी वो कायम है। मैं काफ़ी डिफरेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, आपने जैसे देखा मैं जैसे बात करती हूँ तो मैं थोड़ी सी उस किरदार से मैं बहुत चुलबुली टाइप्स हूँ, और बड़ी जल्दी से मेरे इमोशन हेवाया होते हैं, बट वो कैरेक्टर काफ़ी सटल था। तो और शायद मैं बहुत अलग हूँ, इस वजह से वो मेरे ऊपर उतना नहीं आया। तो इसलिए मुझे जब मैं शूटिंग पे होती थी तो मैं बातें ही नहीं करती थी लिटरली। जब मेरे सीरियस सीन होते तो मैं चुप रहती थी और सिर्फ समझती थी और फिर परफॉर्म करती थी। शुरुआत में बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी मुझे, क्योंकि वो बहुत अलग था, बट टचवुड मेरे लिए बहुत, बट वो मैंने अपनी मम्मी में देखा है, अपनी सिस्टर में देखा है। मेरी सिस्टर भी थोड़ी सी वैसी है, मतलब चुप रहती है, तो कहीं ना कहीं मुझे प्रेरणा मिली और मैंने देखा कि वो कैरेक्टर है, और फिर मैंने उनको ऑब्जर्व करके उनकी बॉडी लैंग्वेज अपने अंदर लेकर आई मैं। और वैसा सोच के जब मैं नहीं बहुत ज़्यादा ही लाइवली हो रही होती थी तब मैं अपनी बहन को याद करती थी, वो बिकम पारुल सो फिर वैसा मैं कर देती थी। रघुवीर सर के साथ काम किया आप लोगों ने, दिग्गज एक्टर हैं वो, मतलब अभी उनकी पंचायत वेब सीरीज आई थी, देखी आप लोगों ने? जी बहुत अमेजिंग है ना। छोटे से बजट की प्यारी सी फिल्म। हाँ। कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस काम? बहुत ही कमाल रहा। मतलब मैंने तो बचपन से उनको देखा है, और कुछ एक्टर्स होते हैं जो आपके हमेशा, क्योंकि वो जिसके संग उन्होंने काम किया आपके साथ ही जुड़े रहे, मतलब ओवर द इयर्स। एंड बिकॉज वो भी NSD से हैं तो मेरे को एक अलग किस्म से एक लगाव था, बिकॉज मुझे लगा रहे एक ही स्कूल से हैं, चाहे वो मुझसे 30-40 साल सीनियर हो। तो जब सेट पे गए तो एक एक्साइटमेंट के साथ गए थे। रिहर्सल जब करी तो आपको फर्स्ट डे से पता था कि यार वो उतने वैसे ही हैं, एनर्जेटिक, और ऐसा नहीं कि आप जब ऑफ सेट मिलते हो आपको कभी कभी लगता है कि अरे यार जो स्क्रीन में आपने सोचा था वैसे नहीं, बिल्कुल ही वैसे उसी एनर्जी और मस्ती के साथ, और बांसुरी बजाते रहते हैं जब भी उनको मौका मिलता है।
और जो अभी भी बचपना है ना अच्छा सीन बनाने का, चाहे उन्होंने इतना काम कर लिया है वो अभी भी बरकरार है. सो इफ यू गो सेट विद हिम, आपको ये नहीं लगता है कि वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि यार मैंने तो इतना लाइफ में काम कर चुका हूँ. वो अभी भी ऐसे अप्रोच करते हैं कि मैं क्या बना दूँ इस सीन का, मैं क्या कर दूँ. तो वो जो क्यूरियोसिटी है, आई थिंक एज एन एक्टर, यंगर एक्टर, यू लर्न, यू सी हिम एंड यू से यार दिस इज व्हाट टेक्स to enjoy your work, and it doesn't become a burden, or it doesn't become a job. So I think absolutely amazing and a pleasure to work with him. और रोहित, आपको उनको डायरेक्ट करना कैसा रहा? क्या मतलब वो दिग्गज एक्टर है तो ऐसा तो नहीं था उन्होंने कहा नहीं ये मैं भाई ये मैं सीन यही करूँगा, ऐसा कुछ? वो उन्होंने बोला कि वो ऐसा लगता है कि फर्स्ट डे आए हैं सेट पे, मतलब सीरियसली उनका बिहेवियर, और वो इतना कंफर्टेबल कर देते हैं ना आपको. मतलब मैं डरा हुआ था, मैं बता रहा हूँ. वो तो सेट पे तो छोड़ो, उन्होंने स्क्रिप्ट मांगी जब फर्स्ट, तो अगले दिन मुझे जाना था नरेशन देने के लिए. मेरी हालत खराब थी यार उनके सामने. मैं पूरा स्क्रिप्ट दोबारा से पढ़ के मैंने कहा यार अब उनके सामने मेरे से फंबल ना हो जाए. बट जब मैं गया उनके पास, मैंने कहा सर, ऐसे लैपटॉप खोला, मैंने सर स्टार्ट करो, मैं पढ़ चुका हूँ, लैपटॉप बंद. मतलब वो स्क्रिप्ट भी पढ़ के रेडी थे कि यार मेरे को करनी ही नहीं करनी है. अब इतना प्रोफेशनल और इतना मतलब स्मूथ मैं बोलूँगा कि उनका काम है ना, तो हमें तो मतलब इतना मजा आया भाई. इवन हमारी प्रॉब्लम्स होती थी तो हम उनसे डिस्कस कर लेते कि सर यार ये सीन अटका हुआ है, आप बताओ क्या सजेशन है आपका. तो ऐसा है. अच्छा, आप दोनों ने सेट पे साथ काम किया, कभी ऐसा हुआ है कि ये घर जाके डांटा हो आपको कि अरे यार ये तो नहीं करना था तुम्हें, ये क्यों कर दिया? वो पत्नी वाली फीलिंग. मेरे से पूछना है, इससे पूछना है? नहीं, आपसे पूछा है? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ. और क्योंकि मतलब हम लोग सेट पे जैसे वो तुषार ने, मतलब आप तुषार से पूछिए, मतलब हमारा ऐसा रहता है कि सेट पे अगर किसी को नहीं पता कि हम हस्बैंड वाइफ है तो उसको पता भी नहीं चलता. मतलब इतना हम लोग प्रोफेशनल रहते हैं. और बस यही है हमारा. आप सेट में काम करेंगे इनसे तो आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा पति पत्नी है. ऑफ सेट रहेंगे तो पता लगेगा. ऐसा क्या होता है? नहीं मतलब मैं ज्यादा सामने नहीं आती और रोहित भी ज़्यादा सामने आते हैं. मोस्टली अगर कुछ सवाल रहते हैं तो इनके असिस्टेंट आके मैडम आप ऐसे ऐसे कर ले, अविनाश जी आके बता देते हैं. और जब कुछ रहता है तो आके ये बोल देते हैं कि ये दूसरा टेक लगेगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो. तो बहुत कट टू कट बात करते हैं. कभी वैनिटी में नहीं आते, कभी मतलब मुझे पता नहीं लगता इन्होंने खाना खाया नहीं खाया. मतलब मुझे जाने के बाद पता लगता है कि अरे इनकी तबीयत खराब है. तो कम्युनिकेशन नहीं होता है ज़्यादा जो है, शायद उस वजह से. ओके. आपने पिंक में काम किया अमिताभ बच्चन, तापसी पन्नू के साथ, उनके साथ काम करना कैसा रहा? मतलब तो इट वॉज जस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस. आई थिंक उस टाइम पे तो हम सब सातों मतलब ऐसे थे, हमें रेफर भी टाइम पे ऐसे ही करते थे और बच्चन सर थे. बट आई थिंक वो बस उस टाइम पे ऑब्जर्वेशन वाला फेज था. दैट वॉज माई फर्स्ट बिग लोकेशन फिल्म. लाइक इन अ वे यू दैट फिल्म काइंड ऑफ गेव मी एन अंडरस्टैंडिंग अच्छा शूटिंग में एक्चुअली क्या होता है. एंड I knew how to act, but the environment of film set is very different. So, और बच्चन सर को तो like an observation. I mean, he just observe. And जो चीज़ मैं रघुवीर जी के लिए बोल रहा था ना, वो फर्स्ट टाइम मैंने कि बच्चन सर के साथ पहले काम किया था, वही लगी थी. मतलब हमने उनको इतना लाइन डायलॉग्स बोलते हुए सुना है, हेवी लाइन्स. बट व्हेन आई वाज वाचिंग हिज स्पीचेस इन द कोर्ट रूम, he was so curious about कि मैं एक टेक और करना चाहता हूँ. I want to do it like this. And Tony the Anirudh Roy Chaudhary the director हैं, and they all got the take, but that curiosity to do one more and do a better take. And मैंने कभी उनको सेट पे खाते या पीते नहीं देखा. That level, I mean, he would sit there and his script will be open and he'll be reading the script. And I think again that level of professionalism is why we still look at him when he performs. As an actor, he still gives something amazing on set. So I think it's because of that level of curiosity in his work. और सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम करना कैसा रहा? वो हमारे बीच नहीं है, तो आपने तो उनके साथ क्लोजली काम किया है. और आपके इंटरव्यू में मैं सुन भी रही थी कि जब छिछोरे का पूरा वो रीडिंग सेशन हो रहा था, तो आप लोग पहले ही मिल चुके थे सब लोग, आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ. नहीं, हम लोग मिले रीडिंग सेशन में थे बिकॉज नितिश सर वॉज वेरी क्लियर कि जिस किस्म की बॉन्डिंग है ना, उसके लिए बेहतर है कि हम लोग एक बार पहले मिलें और सेट पे ना मिले. बहुत बार शूटिंग्स में होता है कि आप सेट पे जाके पहली बार मिलते हैं एक्टर से. तो उस लिहाज से हम लोग मिले थे पहले. रीडिंग जब हुई तो पहली बार नितिश सर ने रीडिंग करी. बट आई थिंक बॉन्डिंग पूरे ग्रुप में इतनी अच्छी हो गई थी कि वो ट्रांसलेट हो पाई स्क्रीन पे. ऐसा नहीं था कि कोई बनावटी एक्टिंग कर रहा है दोस्ती करने की. And to work with him, I'm just blessed. I feel great that I got a chance to work with him. And, just that level of masti that we had, I think it's going to be
great memory, and I'm going to cherish it forever because it has become such a great film. People loves it even now when they watch it, and to be part of that film and to be part of that chemistry and that bonding, I think is very special, and it's still very close and will forever be close to my heart. नाइस। रोहित, आपने अभी हमारी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कि फिल्में बनाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, तो आपने कैसे कन्विंस किया प्रोड्यूसर्स को कि आप एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाने जा रहे हैं, और वो पैसा न्यू कमर हैं आप फिल्मों के लिए बेसिकली, तो कोई जनरली पैसा लगाता नहीं है फिल्मों पे, तो आपने कैसे कन्विंस किया प्रोड्यूसर? ये बहुत उम्दा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि ये किसी ने विश्वास मुझ पे 8 साल बाद दिखाया है। मतलब मैं पिछले 8 साल से ये स्ट्रगल कर रहा था कि कोई मेरी स्क्रिप्ट सुने और उस फिल्म में पैसा लगाए, लेकिन उसमें मेरा एक ये उसूल था कि मैं कभी किसी प्रोड्यूसर को झूठ नहीं बोलता था। मतलब अगर मैं झूठ बोलता तो शायद मैं फिल्म हो सकता है 5-6 साल पहले बना चुका होता, बट मैंने कभी किसी को ऐसे झूठ नहीं बोला कि ऐसा सपने नहीं दिखाए फिल्म को लेके कि नहीं मतलब ये ब्लॉकबस्टर हो जाएगी या ये ऐसा हो जाएगा तोड़ फाड़, या मैं वहाँ OTT में बेच दूंगा या ये कर दूंगा। मैंने जो बोला वो ट्रुथ बोला। और महेंद्र सर जब घर में आए तो उन्होंने पहले स्टोरी सुनी, पैसों वैसों का कोई डिस्कशन नहीं था। वो खुद बहुत बड़ी फैमिली से हैं, विजयदान देता जी के बेटे हैं जिन्होंने मतलब भारत रत्न है, स्टोरीज उन्होंने बहुत सारे, तो उनको भी साहित्य की बहुत नॉलेज है, स्टोरीज की बहुत नॉलेज है। उन्होंने स्टोरी सुनी, 3.5 घंटे नरेशन चला था, और फिर बोला अच्छा है और बोल के निकल गए। फिर मेरे को अगले दिन कॉल आया कि हम ये मूवी कर रहे हैं। तो मतलब उसमें फाइनेंशियली वाइज कोई वो नहीं था। वो शायद मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मैंने उनको समझाया अपनी कहानी को, वही रीज़न होगा फिल्म बनाने के पीछे। और इससे पहले वो मौका कभी मिला ही नहीं कि मैं किसी के सामने नरेट कर पाऊँ, क्योंकि वो एक रहता है कि यार नया है कैसे बनाएगा, वो सब चीज़ें रहती हैं, भरोसा जीतना पड़ता है। जी जी जी। ओके, ऑन दैट नोट 8 जुलाई को ये फिल्म आ रही है जिसका नाम है टीटू अंबानी। बढ़िया फिल्म, छोटे बजट की, बेहतरीन आइडिया के साथ, ज़रूर देखिएगा। थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है। तो हम लेंगे आपसे विदा, मिलेंगे अगले सिनेमा अड्डा के एपिसोड में। आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं मेघना, शुक्रिया।